जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत आज हम कक्षा 12th में अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत 5वां अध्याय जो है भूषण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भूषण को पढ़ने से पूर्व अपन भूषण के जो कवित्व दे रखे हैं उनको पढ़ने से पूर्व भूषण के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपके समक्ष रख देता हूँ कि भूषण का जन्म जो हुआ था वो हुआ था लगभग 1613 में, और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कानपुर जो जिला है उसके निकट एक तिकवापुर करके एक गांव है। क्या नाम है? तिकवापुर। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। भूषण इनका वास्तविक नाम नहीं था, इनका वास्तविक नाम था घनश्याम। कई बार ये परीक्षा में भी पूछा जाता है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या था, तो भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। ये भूषण इनको उपाधि दी गई थी, और भूषण की उपाधि दी थी इन्हें चित्रकूट के राजा रुद्र के द्वारा। किसने दी थी उपाधि? चित्रकूट के राजा रुद्र के द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी। भूषण वीर रस के बहुत ही महान कवियों में से एक माने जाते हैं। आप छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के सानिध्य में काफ़ी रहे थे, तो उन्हीं की स्तुति वर्णन, जैसा कि आदिकाल में अपने को मालूम है, वीरगाथा काल में अधिकतर जो कवि थे वे जिनके आश्रय में रहते थे उनके स्तुतियों में वे काव्य पाठ किया करते थे। तो इन्होंने अपनी लेखनी से शिवाजी और छत्रसाल की वीरता को बखूबी उकेरा है। इनके द्वारा रचित पुस्तकें 3 जो अभी उपलब्ध है अपने पास, वो 3 किताबें इनके द्वारा रची गई है, जिसमें एक है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण, ये इनके द्वारा रचित 3 मुख्य पुस्तकें हैं। इनकी मृत्यु लगभग 1715 के आसपास मानी जाती है। तो ये था भूषण का एक संक्षिप्त परिचय। अब अपन जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया है। किसकी वीरता का? छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया है। और वीरता का बखान करते करते कई बार ये आवश्यकता से अधिक वर्णन को, बात को बढ़ा चढ़ा करके भी की है। तो पढ़ने सुनने में हमें खुद में महसूस होता है कि ऐसा शायद संभव नहीं है, पर जहाँ कहीं पर भी इस प्रकार की बात आती है, मैंने पूर्व में भी आपको बताया, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता? अतिशयोक्ति अलंकार, जब आवश्यकता से अधिक बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता हो। तो लीजिए पहला पद अपन प्रारंभ करते हैं। तो पहले पद के अंतर्गत शिवाजी की वीरता के बारे में भूषण लिखते हैं कि सजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। सजी, साजी, साजी शाही का पुत्र, साजी यानी शाही का पुत्र। चतुरंग सेना, एक तो साजी का अर्थ होता है सजावट के साथ, एक साजी का अर्थ होता है कि शाही का पुत्र। यहाँ साजी का तात्पर्य है सजाई गई, तैयार की गई। क्या तैयार की गई? चतुरंग सेना। चतुरंग सेना 4 चक्रों वाली सेना को चतुरंग सेना कहते हैं, जिसमें हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, ये 4 वर्ग होते हैं। ये चतुरंगी सेना सज धज करके तैयार है। किसके लिए तैयार है? युद्ध में जाने के लिए। सेनाएं किसके लिए तैयार होती है? युद्ध में जाने के लिए। तो शिवाजी की सेना तैयार है। किस लिए? कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। सैन यानी सैनिक, अंग यानी शरीर, उमंग उत्साह, उमंगधारी सैनिक उनके बड़े पुलकित है, युद्ध में जाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। चतुर्वर्णी सेना तैयार हो रखी है। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सरजा शिवाजी की उपाधि थी, सरजा शिवाजी की उपाधि थी। तो सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, जंग जीतने के लिए तैयार होकर के निकल पड़े हैं। जब वो अपनी चतुरंगी सेना लेकर के आगे बढ़ते हैं तब क्या हाल होती है देखिए। भूषण भनत, भनत यानी कहते हैं, भनत यानी कहते हैं। भूषण भनत, भूषण कहते हैं, क्या कहते हैं? कि नाद बिहद नगारन के, नाद कहते हैं शब्द, और बिहद कहते हैं भारी, घोर। नगाड़ों के युद्ध में जाने से पूर्व युद्ध के नगाड़े बजते थे, तो घोर नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। भूषण भनत कहते हैं, भूषण कहते हैं कि नगाड़ों की तीव्र आवाज सुनाई दे रही है। नदी नद मद गैबरन के खलत है। नदी नद कहते हैं विशाल नदी, बहुत बड़ी नदी। नदी नदी यानी बहुत विशाल नदी। मद, मद एक विशेष प्रकार का द्रव्य पदार्थ होता है जो कहते हैं कि पसीने के कारण हाथी के कान के नीचे से टपकता है। तो चूंकि उत्साह में है, वीरता में है, उनके
घोड़े, हाथी, ऊंट सब ये जो है वे भी उत्साह में युद्ध में जाने के लिए, और दौड़ धूप मची हुई है। तो उस दौड़ धूप के कारण हाथियों के कान से एक विशेष प्रकार का द्रव्य बहता है, और इतना बहा है कि नदी नाले भी उफान पर है, यानी कि वे भी पूर्ण भर चुके। नदी नद मद गैबरन के रलत है, गैबरन कहते हैं हाथी को, रलत है बह रहे हैं। एल फैल खेल बेल खलक में गेल गेल। एल फैल का अर्थ होता है सेना के चलने से, एल फैल सेना के चलने से। खेल बेल खलबली, खेल बेल यानी खलबली, सेना के चलने से चारों ओर क्या हो गई है, खलबली सी मच गई है। खलक में गेल गेल, गेल यानी रास्ता, संपूर्ण मार्ग में सेना के चलने से, चतुरंगी सेना के चलने से खलबली सी मच गई है। क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। चारों ओर एक उत्साह का वातावरण है, एक आवेग का वातावरण है, और चारों ओर उसकी सेना इस प्रकार से दौड़ती हुई आगे बढ़ रही है कि जहां जहां भी जिस जिस रास्ते से जा रही है, खलक में गेल गेल, रास्ते रास्ते में एक उथल पुथल सी मच गई है। गजन की ठेल पैल सैल उछलत है, गजन कहते हैं हाथी को, ठेल पैल धक्का मुक्की से, सैल यानी पर्वत, उछलत यानी उखड़ है। अब चारों चतुरंगी सेना है, चारों और हजारों की संख्या में हाथी घोड़े सब दौड़ रहे हैं, हाथी भी किसी को टक्कर मारते हुए दौड़ रहे हैं। तो गजन की यानी कि हाथी की ठेल पैल धक्का मुक्की से सैल उछलत है, पर्वत के पर्वत टूटते जा रहे, मार्ग में आने वाली जो जो भी बाधाएं हैं पर्वत के समान वे सब टूटती जा रही है। और उनके इस आवेगपूर्ण जोश के साथ चलते रहने से तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जीमी, तारा तारे, तरनी यानी सूर्य, धूरी धारा में पैरों की धूल से, इतनी बड़ी सेना के दौड़ धूप के साथ चलने से जो मिट्टी उड़ती है, तो भरी दोपहर में भी इतनी मिट्टी उड़ गई कि उस मिट्टी में सूर्य भी एक छोटे से तारे के समान दिखाई देता है। तारा सो तरनी, तारे के समान, तरनी यानी सूर्य, धूरी धारा में लगती, धूल के कारण ऐसा लगता है जैसे छोटा सा कोई तारा टिमटिमा रहा हो। थारा पर पारा पारावर यो हलहल है, थारा पर पारा पारावर यो हलत है। थारा यानी धरती पर, पारा आपने देखा होगा कि थर्मामीटर में एक विशेष प्रकार का धातु होता है पारा, जो न लिक्विड में होता है और न ठोस में होता है। यदि उसको थाली में रख कर थाली को ऊपर नीचे किया जाए तो पारा लुढ़कता रहता है आगे पीछे। अच्छा, उसके लुढ़कने से किसी प्रकार का कोई ना तो तरल होता है इसलिए कोई गीलापन महसूस होता है, ना सूखा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से तीव्र वेग के साथ सेना के चलने से थारा पर पारा पारावार, पारावार कहते हैं समुद्र, समुद्र उस पारे की भांति ऊपर नीचे होता हुआ प्रतीत होता है। तो ये पहले पद में शिवाजी जब युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करते हैं या लड़ाई के लिए प्रस्थान करते हैं अपनी सेना को लेकर के, तो इस प्रकार का वातावरण चारों ओर दिखाई देता है, उनकी चतुरंगी सेना का प्रभाव चारों ओर में नजर आता है। तो ये था अपना पहला पद। आइए दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। दूसरे पद में ऐसा कहा गया, दृष्टांत उस समय का है जब औरंगजेब ने शिवाजी को अपने यहाँ ससम्मान बुलाया था कि आप मेरे दरबार में उपस्थित होइए, कोई बातचीत करने के लिए, कोई वार्तालाप करने के लिए। लेकिन वहां जाने पर उनके साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं किया जाता, उन्हें छोटे राजाओं के साथ खड़ा कर दिया जाता है। राजा भी नहीं, मनसबदारी एक पद होता था, जिस प्रकार अभी अपने यहाँ पर कलेक्टर वगैरह पद होते हैं, उसी प्रकार उस जमाने में मनसबदारी, 6000 मनसबदारी, 5000 मनसबदारी, ये उनके पद होते थे। उन मनसबदारियों के साथ खड़ा कर देते हैं शिवाजी को। परिणाम स्वरूप शिवाजी चूंकि स्वाभिमानी व्यक्ति था तो उस स्वाभिमानी व्यक्ति को उनके साथ खड़ा होने पर क्रोध आ जाता, गुस्सा आ जाता, लेकिन वे मुंह से कुछ नहीं बोलते। उनके क्रोध के कारण उनका चेहरा तमतमाने लगता है, और उसके चेहरे को देख करके औरंगजेब और उपस्थित उसके सैन्य, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारा इस पद के अंतर्गत अपने को बताया गया है। तो भूषण लिखते हैं कि सावन के ऊपर ठाडो रही बो को जो, ठाडो यानी खड़ा रहना, जोग यानी योग्य, सावन यानी सबके ऊपर जो खड़ा रहने के योग्य है। ताई खरो कियो 6000 के नियरे, ऐसे व्यक्ति को, ताही को यानी कि उसको,
किसको? जो सभी के ऊपर खड़ा होने योग्य है, उस व्यक्ति को ताई खरो कियो, ऐसे को खड़ा किया। कहाँ पर? 6000 के नियरे। नियरे यानी पास में। 6000 मैंने बताया कि मनसबदारी एक पद होता था, उन मनसबदारों के पास उनको खड़ा कर दिया गया। जानी गैर मिसिल गुसिले गुसधारी मन। जानी गैर मिसिले यानी कि घबरा बराबर न होने के कारण, उनके और शिवाजी के मध्य कोई समानता न होने के कारण, जानी गैर मिसले बराबर न होना, गैर मिसले यानी बराबर न होना, यह जान करके शिवाजी कि ये मेरे साथ जो खड़े ये मेरे बराबरी का एक भी नहीं है। गुस्सिले गुस्सा धारी में, वो गुस्सीला व्यक्ति, वो रौबीला व्यक्ति, वो स्वाभिमानी व्यक्ति मन में क्रोध आने लगा। उस व्यक्ति के मन में क्रोध आने लगा। किस बात का क्रोध? कि मुझे जिस स्थान पर खड़ा किया गया है वह स्थान मेरे खड़े होने योग्य नहीं है। जिनके साथ मैं खड़ा हूं वो एक भी व्यक्ति मेरे साथ खड़े होने योग्य नहीं है। ये मेरा सरासर अपमान है। और अपने क्रोध के कारण उसने क्या किया? कीनो न सलाम न वचन बोले सिए। न तो उसने औरंगजेब को कोई सलाम किया, बादशाह था तो था, और उसने एक भी शिवाजी ने कोई नमस्कार नहीं किया। चुपचाप मौन होकर के मुख पर क्रोध ला करके चुपचाप खड़े हो गए। न वचन बोलिए सियरे, सियरे यानी मधुर या ठंडे वचन, न ही कोई मुख से कोई ठंडा वचन बोला, न तो नमस्कार किया और न ही किसी प्रकार का कोई मधुर वाणी से कोई संबोधन किया। कीनो न सलाम, सलाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। न वचन बोले सियरे, न ही कोई वचन बोले। भूषण भनत, भूषण कहते हैं, भनत यानी कहना, भूषण कहते हैं महावीर बकलन लाग्यो। बकलन यानी उत्तेजित होने लगा, मन ही मन क्रोध आने लगा और उत्तेजित होने लगा। भूषण कहते हैं कि शिवाजी भीतर ही भीतर क्रोधित होने लगे, उत्तेजित होने लगे। सारी पात साई के उड़ाए गए जीरे, जीरे यानी होश उड़ जाना, प्राण पखेरु उड़ जाना। सारी यानी समूचे, पात साई उपस्थित बादशाहों के, उड़ाई गए जीरे। शिवाजी का इस प्रकार का रूप देख करके, बोले कुछ नहीं थे, केवल क्रोध अभिव्यक्त कर रहे थे, मौन ही मौन। उसके इस प्रकार के रूप को देख करके सारी पातशाही के, समूचे उपस्थित राजाओं के उड़ाए गए जीरे होश उड़ गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तमक के लाल मुख शिवा के निरखन भय। तमक यानी क्रोध से, क्रोध के कारण शिवाजी का मुख हो गया था लाल, एकदम कैसा हो गया था? लाल। और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मुख शिवा को निरखन भय, सब लोग निरखने लगे, देखने लगे। उसका लाल तमतमाता हुआ चेहरा शिवाजी का सब देखने लगे और उनके होश उड़ गए थे। जब ये रूप औरंगजेब ने देखा तो क्या हुआ कि श्याम मुख नौरंग, नौरंग औरंगजेब, नौरंग यानी औरंगजेब, श्या यानी काला। औरंगजेब का तो मुंह काला पड़ गया उसको देख करके। शिवाजी का मुंह तो कैसा हो रहा था? क्रोध के कारण लाल हो रहा था, और उस लाल मुंह को देख करके औरंगजेब का मुख काला पड़ गया था, और सिपाही मुख पियरे, और सिपाहियों का मुख पीला पड़ गया था। 3 अलग अलग मुख बताए। कौन सा? पहला तो ये बताया कि शिवाजी क्रोध के कारण मुख लाल हो गया था, और उपस्थित जितने भी राजा थे उनके होश उड़ गए थे। जब औरंगजेब ने उसका मुख देखा, क्रोध में आया हुए लाल एकदम, तो उसका मुख काला पड़ गया था, और उपस्थित सिपाहियों का मुंह पीला पड़ गया था। पीले पड़ने का अर्थ घबरा जाना। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया। ये 2 पद आज के लिए इतना ही, शेष कल करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।